सर वो नीचे यूज होता है, ऊपर की लाइट। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट और उसकी कैलकुलेशंस। ये इजी है, मुश्किल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ थोड़ा सा आइडिया आउट ऑफ कर लेंगे सॉल्व। कैलकुलेशंस के क्वेश्चन इजी होते हैं। प्रॉब्लम पता कहां पर होती है? जहां पे रीजनिंग आ जाती है वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो ये जल्दी से बेटा बेटा माइक लेके आओ, इसका भी माइक हो। बैठिए बेटा, हरी आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हीट ऐड करनी पड़ेगी। जो बॉडी पोजेस करती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, जो ट्रांसफर होती है वो हीट एनर्जी होती है। पता है आपको? अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, चलिए मैसेज सेम कर लें, सेम मटेरियल के बने हुए हैं ए एंड बी। लिसन, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है। ओके, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ये 10 डिग्री पर है, मैंने 15 डिग्री करना है। इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है, T1 10 डिग्री है और मैंने 25 डिग्रीज करना है, T2, ये T2 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? हीट ऐड करनी पड़ेगी। हीट मस्ट बी सप्लाइड। हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। सो टू इंक्रीज द टेम्परेचर हीट मस्ट बी एडेड। टू इंक्रीज द टेम्परेचर heat Q must be added to increase the temperature heat must be added। सबको बताए हीट देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, किसको ज्यादा हीट चाहिए? ऑब्वियसली मैसेज सेम गिवन है, बॉडीज की नेचर मटेरियल सेम है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करना है। इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है आपने? 15 - 5 केल्विन, 5 डिग्री या 5 केल्विन एक ही बात है चेंज में। इसका टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 10 से 25 कितना चेंज करना है बेटा? 25 - 10 15 का चेंज करना है। 15 डिग्री चेंज करना है या 15 केल्विन चेंज करना है, एक ही बात है। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर हीट। सबको बताए तो हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। भाई इसको ज्यादा हीट चाहिए, ऑब्वियसली बात है। मास्क थोड़ा पीछे कर लो, चेयर बैठ, आराम से बैठो, साथ साथ ही जुड़ के बैठो। आगे आना तो यहां आ जाओ। हाँ भाई, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? इसको इक्वेशन बनाएं, इज इक्वल टू C, कैपिटल C डेल्टा T। The capital C is heat capacity. It is heat capacity. Capital C is constant and is heat capacity.
ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और सब पे। डिफाइन करना है, सब्जेक्ट बना लें, C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। ये जो फॉर्मूला है इसकी डेफिनेशन है। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो उसको सब्जेक्ट बना लेते होते हैं। बेटा लेट ना आया करो हमजा, हर रोज लेट, हर रोज लेट। हाँ भाई आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ हमजा के साथ। तो क्या डिफाइन करें, क्या लिखें अंग्रेजी में इसको? हाउ शुड वी राइट? तलाल क्या लिखूं? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? नहीं मतलब थोड़ा वो तो वही है ना, थोड़ा सेंटेंस बताओ। चेंज क्या? हीट ट्रांसफर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर पर यूनिट, इजी वर्ड में क्या है? किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी उसकी हीट कैपेसिटी है। प्रॉपर वर्ड में क्या लिखेंगे? हीट ट्रांसफर पर यूनिट राइज चेंज इन टेम्परेचर। तो लिखें हीट कैपेसिटी इज द हीट ट्रांसफर्ड, हीट कैपेसिटी इज द हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी इज द हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट क्या बनेगी इसकी? व्हाट इज यूनिट? इसकी यूनिट चेक करो क्या बनेगी। इसकी यूनिट बनेगी जॉल्स पर केल्विन। इसकी यूनिट बनेगी जॉल्स पर केल्विन। ठीक है। हाँ भाई, हीट ट्रांसफर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, जॉल्स पर केल्विन। वेक्टर है स्केलर है? स्केलर, दोनों स्केलर है। इट इज स्केलर। हाँ ये एग्जाम डेफिनेशन है। सिंपल वर्ड में क्या बताएंगे? ओए बेटा, किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी उसकी हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है? किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी है 100 जॉल्स पर केल्विन। 100 जॉल्स पर केल्विन। एक बॉडी है जिसकी हीट कैपेसिटी है 100 जॉल्स पर केल्विन। तो इजी वर्ड में क्या बताएंगे इसको? 100 जॉल्स पर केल्विन इजी वर्ड में कैसे बताएंगे बेटा? 100 जॉल्स एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए 1 कूलम टेम्परेचर। 1 कूलम नहीं, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या मतलब? 9 से 10 करने के लिए, इस बॉडी का टेम्परेचर 9 से 10 करने के लिए, 14 से 15 करने के लिए, 100 से 99 करने के लिए जितनी हीट ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट करनी पड़ेगी, बढ़ाना है तो इन करनी पड़ेगी, घटाना है तो आउट करनी पड़ेगी, जितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी उसकी हीट कैपेसिटी है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड में लिख ले, आपको याद ना रहे तो लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड to change the temperature of a body by 1 Kelvin. अच्छा भाई, अगर other things are kept constant, बेटा मुझे वो डस्टर पकड़ाएंगे। थैंक यू यार। हाँ भाई, if other things are kept constant तो heat capacity का change in temperature से क्या रिलेशन है? हाँ जी, इनवर्स। आज हमारा टेस्ट किस चीज का है? क्वांटम एंड थर्मोडायनामिक्स, इसका थर्मल फिजिक्स। ओके। हाँ भाई, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। जो चीजें जिनका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता है उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, जो जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी गर्म हो जाती है। अभी मास, जो चीजें जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी गर्म हो जाती हैं उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है। तो किन की कम होगी? जिनका मास कम है। भाई 1 कप चाय बनाना है जल्दी बन जाएगी ना, 1 कप चाय बनाना है जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ओके। तो जितना मास कम होता है उतनी हीट कैपेसिटी कम होती है। स्मॉलर द मास स्मॉलर द हीट कैपेसिटी। छोटे बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है, मास कम होता है, मास कम होता है, उनको ज़्यादा बचाना पड़ता है टेम्परेचर चेंजेस से। जितना बड़ा बंदा होगा
जो मोटा सा बंदा होगा उसको सर्दी भी कम लगती है, गर्मी तो लगती है सर। ओके, गलत एग्जाम्पल है, सॉरी। छोटे बच्चों को जल्दी हीट लग जाती है, जल्दी ठंड लग जाती है, क्योंकि उनका मास कम होता है, उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है। तो अगर मैंने चेक करना है, मुझे नहीं पता मास क्या है, मुझे नहीं पता बॉडी क्या है, तो मैं ग्राफ बना के चेक कर सकता हूँ। अगर दो बॉडीज का ग्राफ गिवन है मुझे, ये देखो, यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लिख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर्ड है। एक का ग्राफ यूं बन रहा है, एक का ग्राफ यूं बन रहा है। अब बताओ, ये ए है, ये बी है, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी हीट कैपेसिटी कम है? तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इतने टाइम में इतनी हीट पे इसका टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, यहां से यहां तक। इसका डेल्टा टी ये है और दूसरे का डेल्टा टी ज्यादा है। ये देखो, इतने टाइम में ये डेल्टा टी ज्यादा है, ग्रेडियंट जो ज्यादा है, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, कम। जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी हीट कैपेसिटी कम होगी। तो बेटा ए का टेम्परेचर 30 से चेंज हो रहा है, जल्दी से चेंज हो रहा है, सेम हीट दे रहे हैं, इतनी हीट दी, बी का टेम्परेचर कम राइज हुआ, ए का टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हीट कैपेसिटी कम है, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस ग्राफ का जितना ग्रेडियंट कम होगा, जितनी स्लोप कम होगी, उतना ही चेंज इन टेम्परेचर कम होगा, उतना हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। क्लियर? ये है जी हीट कैपेसिटी। आप लिख लें, डिपेंड्स ऑन मास, स्मॉलर द मास स्मॉलर द हीट कैपेसिटी। इट डिपेंड्स ऑन मास, स्मॉलर द मास स्मॉलर द हीट कैपेसिटी। स्मॉलर द मास स्मॉलर द हीट कैपेसिटी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मास का इफेक्ट क्या होता है। सुनो, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले तुमने ये बात की थी ना इस तरह कि एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इनका मास सेम है, इसका मास m, इसका मास m, इसका चेंज इन टेम्परेचर करना है 5 केल्विन, इसका चेंज इन टेम्परेचर करना है मेरा 15 केल्विन। तो आपने बोला था कि इसको हीट ज़्यादा चाहिए होगी, इट रिक्वायर्स मोर हीट, इट रिक्वायर्स मोर हीट। तो आपने लिखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, लिखा था ना आपने पहले एग्जाम्पल में। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं मास का इफेक्ट। पहले मास कांस्टेंट था, चेंज इन टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखा था। ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना ज्यादा हीट चाहिए होगी, कम टेम्परेचर चेंज करना कम हीट चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मास m, इसका मास 10m, ये A ये B सेम मटेरियल। अब चेंज इन टेम्परेचर सेम है, इसका चेंज इन टेम्परेचर करना है 10 केल्विन, इसका भी चेंज इन टेम्परेचर करना है 10 केल्विन, सेम टेम्परेचर राइज करना है। हीट मस्ट बी एडेड, हीट मस्ट बी एडेड, हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो सबको पता है किसको हीट ज्यादा चाहिए, इट रिक्वायर्स मोर हीट, मास का इफेक्ट। तो एक तो ये रिलेशन आ गया था ना, अब एक और आ जाएगा, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लिखें दोबारा, ये भी लिखें, ये भी लिखें, करें प्लीज सर, आप अपने नोट्स कंप्लीट करो। मुझे पता है आपको आता है, आप बहुत लाइक बच्चे हैं, लेकिन नोट्स कंप्लीट करेंगे। अपने नोट्स कंप्लीट करें। हीट कैपेसिटी में ही लिखा था, स्पेसिफिक में दोबारा लिख के यहां पे आए, इनको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t, और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा Q इज इक्वल टू C m डेल्टा t, mc डेल्टा t से याद किया हुआ आपने। स्मॉल c इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, mc डेल्टा t स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, nc डेल्टा t n नंबर ऑफ मोल्स, मोलर हीट कैपेसिटी। एफएससी के सिलेबस में मोलर हीट कैपेसिटी मैं लिखवा देता हूं आपको, पहले हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
हाँ जी, क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सी को सब्जेक्ट बना लें, Q/m डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q/m डेल्टा टी। हाँ भाई बेटा प्लीज क्वाइट, इसको डिफाइन करना है। सी क्यू के इक्वल होगी कब? जब मास भी कितना हूं 1 kg, चेंज इन टेम्परेचर भी कितना हूं 1 केल्विन। एक बॉडी का 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी या लेनी पड़ेगी इस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे बस मास की बात करेंगे, 1 kg मास का। पहले हम मास की बात नहीं कर रहे थे, हम बात करते किसी बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसकी हीट कैपेसिटी है। अब हम स्पेसिफिकली 1 kg की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे याद कर रहा था, स्पेसिफिक मीन स्पेसिफिक मास। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, बढ़ाने के लिए ट्रांसफर इन करनी पड़ेगी, घटाने के लिए ट्रांसफर आउट करनी पड़ेगी, जितनी हीट चाहिए 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए। The amount of heat required, the amount of heat transferred per unit mass, amount of heat transferred per unit mass per unit change in temperature. The amount of heat required per unit mass पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मैंने क्या किया, बस इसको वर्ड से बता दिया आपको, पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल वर्ड में क्या है, अब एक्सप्लेन, डेफिनेशन यही है जो मैंने लिखवा दी, इजी वर्ड में लिखिए। नेक्स्ट लाइन, इजी वर्ड में डेफिनेशन ऊपर वाली है, लिखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दोबारा लिखिए नेक्स्ट लाइन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by 1 kg of mass, amount of heat required by 1 kg of mass to change its temperature by 1 Kelvin. Amount of heat required by 1 kg of mass to change its temperature by 1 Kelvin. एक बॉडी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी होता है जी 2000 क्या होगा जॉल्स पर केजी पर केल्विन, है ना। तो क्या मतलब है इसका? इमन हो ना आप, इमन बताइए क्या मतलब है इसका? एक बॉडी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2000 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। व्हाट डज इट मीन? अगर उस बॉडी का मैं 1 kg लूं, क्या लूं? 1 kg, और उसका टेम्परेचर मैंने कितना करना हो 10 डिग्री से 11 डिग्री, तो मुझे क्या करना जी 2000 जॉल एनर्जी चाहिए होगी। 1 kg मास का 10 से 11 करना है, 11 से 12 करना है, 99 से 100 करना है, कितनी हीट चाहिए होगी 2000 जॉल्स। और अगर आपने 9 से 8 करना है तो 2000 जॉल निकालनी पड़ेगी, ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगी, निकालेंगे तो कम हो जाएगी। इजी है, ओ लेवल वाली चीजें आपको याद आ रही हैं, सब ओ लेवल में पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा हुआ है आपने। इट इज व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा बेटा अगेन ग्राफ बना के देख लेंगे, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसका भी वही रिलेशन है ना चेंज इन टेम्परेचर से। देखो C इज इक्वल टू Q/m डेल्टा टी, इफ अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर सेम मास की 2-3 बॉडीज हैं A B C सबका सेम मास है, सेम रेट पे हीट ट्रांसफर कर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर है, तो क्या है जिसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है वो C है, इनवर्स रिलेशन है। C का राइज इन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ना, इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम। और इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना, ग्रेडियंट कम है ना, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या है? कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा। तो अगेन जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। इनवर्स रिलेशन, ग्रेडियंट का और हीट कैपेसिटी का इनवर्स रिलेशन। पानी की हीट कैपेसिटी पता है कितनी होती है? आनी चाहिए, याद की हुई है कि नहीं?
पानी की हीट कैपेसिटी 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन, बहुत ज़्यादा होती है। 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। मेटल्स की कितनी होती है? 300 400। ये मेटल की है, किसी वाटर की है। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट होती है। सपोज ये है, तो पानी के 1 केजी पानी को 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको 4200 जॉल्स देने पड़ेंगे। लेकिन मेटल 1 केजी मेटल है कोई और, 300 जॉल दोगे तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब 4200 जॉल पानी को दोगे तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा। इसको 4200 दे दोगे तो 4200 14 डिग्री इसका बढ़ जाएगा। अगर दोनों मटेरियल को आप कितनी एनर्जी देते हो? 4200 जॉल। इसको भी 1 केजी पानी यूं होगा और 1 केजी ब्लॉक यूं होगा। दोनों को 4200 जॉल एनर्जी ट्रांसफर करते हो। इसको तो 4200 जॉल दोगे 1 केल्विन बढ़ेगा, इसको 4200 दे दोगे तो 4200 डिवाइड बाय 300 14 डिग्री बढ़ जाएगा। सेम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब है इसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, कम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। पानी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए आपको पता है ना, गाड़ियों को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी डालते हैं, कूलेंट इसलिए डालते हैं कि उस रस्ट ना लगे। पानी डालते हैं ताकि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले और उसका राइजिंग टेम्परेचर कम हो। तो चीजों को ठंडा करने के लिए हम पानी यूज करते हैं एज ए कूलेंट। अच्छा जनाब, अब ए लेवल में तो नहीं है लेकिन लिख लें, मोलर हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन लिख लो, काम आएगी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? एक मोल का एक टेम्परेचर चेंज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, इट्स कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। बेटा प्लीज क्वाइट। हाँ भाई, मोलर हीट कैपेसिटी लिखिए डेफिनेशन। क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर मोल, the amount of heat required per mole per unit change in temperature। ऐसे भी कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टेकन इन मोल्स। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं उसको। एक मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए अब्दुल्ला, उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी एफएससी में 2 होती हैं। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मीन पिस्टन इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन। तो जब आप हीट दे रहे हैं, सुनो यहां पे पिस्टन फ्री टू मूव है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है ये पिस्टन। तो आप जो हीट दे रहे हैं वो 2 काम करेगी, एक तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एक वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। तो आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाना है, वॉल्यूम भी बढ़ाना है, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे फिक्स पिस्टन होता, फिक्स पिस्टन, तो आपने जितनी भी हीट देनी है उससे टेम्परेचर बढ़ाना है, वर्क डन नहीं करना, वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर नहीं करना, पिस्टन ने ऊपर नहीं जाना, इट्स अ फिक्स पिस्टन। तो यहां जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये ज्यादा होती है, ये कम होती है। Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका जो डिफरेंस होता है ना वो उसके इक्वल होता है R के 8.31। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8.31 FSC। यहां पे नहीं है, ऐसी नॉलेज के लिए बताया। आ गया समझ तो ठीक है, नहीं तो दफा करें। हाँ भाई, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला N आ जाता है, M नहीं आता, NC डेल्टा T। M मैस होता है ना, N होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ये सब केमिस्ट्री पढ़ा हो आपने? मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में? पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन हेडिंग लिखिए लेटेंट हीट। बेटा प्लीज क्वाइट। हाँ, लेटेंट हीट
लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ऐसी हीट जो नजर ना आए, ऐसी हीट जो टेम्परेचर चेंज ना करे, स्टेट चेंज करे। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट मीन्स हिडन। बेटा प्लीज चुप कर दो जी, बिल्कुल, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसी हीट जो कि टेम्परेचर चेंज नहीं करती, जो कि स्टेट चेंज करती है, स्टेट ऑफ मैटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिख लें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, amount of heat required to change the state at a constant temperature. Amount of heat required to change the state at a constant temperature. Okay, अभी इसकी डिटेल में बात करते हैं बेटा। ये एक मास m है, सॉलिड स्टेट पे है, ऑब्वियसली एट मेल्टिंग पॉइंट है। अगर मैं इसमें हीट ऐड करूंगा, हीट Q इज हीट एडिड, तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर तो वही मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होता रहेगा। जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आपको पता है प्योर मेल्टिंग आइस, जब तक आइस और वाटर दोनों स्टेट्स होती हैं तो टेम्परेचर जीरो ही रहता है। हाँ, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाती है फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो ये हीट जो है ना, ये लेटेंट हीट है। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिए, ये क्यों, ये क्या है, ये लेटेंट हीट, इट इज लेटेंट हीट जो स्टेट चेंज कर रही है। ये जो लेटेंट हीट होती है ना, इसको लेटेंट हीट देनी है टू मेल्ट, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, इसको मेल्ट कर रहे हैं, चलें। टू मेल्ट लेटेंट हीट मस्ट बी एडेड। हाँ, जिसको मेल्ट करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट पे रहना है, मेल्टिंग पॉइंट पर है, 0 डिग्री है, ये कोई और टेम्परेचर है, इसको मेल्ट करना है, उसी टेम्परेचर पे रहना है। तो वो जो हीट आप ऐड कर रहे हैं ना, ये जो Q है, ये लेटेंट हीट है। Q इज लेटेंट हीट, यहाँ पे Q क्या है, लेटेंट हीट। अच्छा, अब आपको पता है कम मैस को मेल्ट करने के लिए कम लेटेंट हीट चाहिए, ज्यादा मैस को मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। तो अगर ये बड़ा मैस है, इसका मैस ज्यादा है, तो उसको Q भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना। तो हम कह सकते हैं लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। देखिए, Q इज लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर टू मेल्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर टू बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। दो टाइप होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम बात करते हैं इसकी। यार, कम आइस को मेल्ट करने के लिए कम हीट चाहिए, ज्यादा आइस को मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ये तो बता रहा हूं। आइस को मेल्ट करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। Q इज लेटेंट हीट, Q इज व्हाट, लेटेंट हीट। ऐसी हीट जो कि स्टेट चेंज कर रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, Q इज इक्वल टू ml। What is L? It is specific latent heat. It is what? ये latent heat है, ये specific latent heat है। ये होती है specific latent heat। Q is equal to ml। Q is latent heat, L is specific latent heat। ठीक है, latent heat को डिफाइन करें, Q over M। 1 kg मैस को मेल्ट करने के लिए, 1 kg मैस को बॉयल करने के लिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। वो लिख ले, मेरे बराबर आए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या होगी स्पेसिफिक लेटेंट हीट? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास टू चेंज द फेज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिख लें स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट required per unit mass, amount of heat required per unit mass, amount of heat required per unit mass to change the state
या फेज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature, amount of heat transferred per unit mass to change the state at a constant temperature. अब थोड़ी और डिटेल, लेटेंट हीट क्या करती है? इट डजंट चेंज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखिए, लेटेंट हीट डजंट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. It doesn't change the kinetic energy of molecules क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. as temperature stays constant, it doesn't change the kinetic energy of molecules as temperature stays constant. It doesn't change the kinetic energy of molecules as temperature stays constant. दोनों का लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट दोनों के ये पॉइंट्स हैं. ठीक है मेरा बेटा? हाँ जी, आगे लिखिए नेक्स्ट. It changes the potential energy of molecules. It changes the potential energy of molecules as intermolecular forces change when state changes. As intermolecular forces change, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक फोर्सेस से होता है ना. हाँ भाई, अगर आपने मेल्ट करना है तो बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, जो बॉन्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करना है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करना है ना. सॉलिड वो नहीं होते, फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं. क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं. गैसेस रैंडम मोशन में आती हैं, वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है. जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैसेस का वॉल्यूम, बिल्कुल मुक गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हीट ऐड करनी पड़ेगी. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. पता है ना आपको? तो यू नो लिख लें, अलग अलग लिखवाऊंगे, इसके साथ ही लिखवा दूं. क्या लिखा आपने आखिरी पॉइंट? ठीक है, तो लिख लें, when latent heat is added, the bonds break. When latent heat is added, the bonds break. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, intermolecular forces weakens. Intermolecular forces weakens. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकन हो गई हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं. आप लिख सकते हो एज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. एज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. हाँ जी, लेटेंट हीट देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा. और व्हेन लेटेंट हीट इज विड्रॉन, नेक्स्ट टाइम, when latent heat is withdrawn, निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ठंडा करते हैं. when latent heat is withdrawn, the intermolecular forces strengthen हो जाती हैं. intermolecular forces strengthen, they become stronger. for example, freezing or condensing. Since bond making is exothermic. Since bond making is exothermic. Since bond making is exothermic. सिंपल वर्ड में, आइस को पानी बनाना है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. आइस के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उनको ब्रेक करना है, आपको हीट ऐड करनी पड़ेगी, लेटेंट हीट. कौन सी लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बात करते हैं अभी. तो वो मेल्ट हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, टेम्परेचर जीरो ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, बॉन्ड वीक हो गए. क्या है मेल्टिंग? क्या है? एंडोथर्मिक. मेल्टिंग इज व्हाट? एंडोथर्मिक. हीट एब्जॉर्ब हो रही है. और फ्रीज कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं आप. ठीक है, एक्सोथर्मिक है ना. फ्रीजिंग में क्या हो रहा है? पहले पानी था, अब सॉलिड बन रहा है.
पहले वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अब स्ट्रांग हो रही हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अभी ये क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो दो किस्म की लेटेंट हीट होती है, फ्यूजन हो या वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट या सिंपल लेटेंट हीट। क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे हम स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहां पे वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आप सबको इसकी डेफिनेशन आती है। फ्यूजन में क्या बात करेंगे हम? मेल्टिंग की, फ्रीजिंग की बात करेंगे। वेपोराइजेशन में क्या बात करेंगे? बॉइलिंग की बात करेंगे, कंडेंसिंग की बात करेंगे। तो फ्यूजन में क्या होगा? 1 kg सॉलिड है, 1 kg सॉलिड, हम ऐड कर रहे हैं इसमें क्या? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो रहेगा तो 1 kg क्या बन जाएगा? 1 kg लिक्विड बन जाएगा एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। 1 kg सॉलिड है, रहेगा तो 1 kg लिक्विड बन जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 1 kg लिक्विड तो जाके माइनस हो जाएगी, इक्वेशन है ना, इधर प्लस हो रही हो तो जाके माइनस हो जाएगी। मैं ये भी कह सकता हूं 1 kg लिक्विड है। कैमरे में नजर आ रहा है जो लिख रहा हूं? पता नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा लेफ्ट पे कर देता हूं। हाँ जी, 1 kg लिक्विड है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या रहेगा? रहेगा तो 1 kg, लेकिन क्या बन जाएगा? 1 kg सॉलिड बन जाएगा एट सेम टेम्परेचर। एक kg सॉलिड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐड करेंगे तो 1 kg लिक्विड बन जाएगा एट सेम टेम्परेचर, और 1 kg लिक्विड से माइनस कर दिया तो माइनस हो जाएगी, तो बन जाएगा 1 kg सॉलिड। डेफिनेशन लिख लें इसकी, पूछता होता है एग्जामिनर से। हाँ जी, फ्यूजन में लिखने हैं। नजर नहीं आ रहा होगा, मैंने क्या लिखा है? जल्दी जल्दी लिखा है। 1 kg सॉलिड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐड की तो 1 kg लिक्विड बन गया एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। ये 1 kg लिक्विड ले लिया, इसे माइनस कर दी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या बन गया? 1 kg सॉलिड बन गया एट सेम टेम्परेचर। डेफिनेशन लिखिए। The amount of heat required per unit mass, the amount of heat required per unit mass, the amount of heat at its melting point, the amount of heat required per unit mass of a solid at its melting point to turn into liquid at the same temperature. To turn into liquid at the same temperature. हाँ जी, इसमें क्या है? 1 kg लिक्विड है आपके पास, 1 kg लिक्विड कहां पर है? अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए। सुनो प्लीज, वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पे भी होती है, और आपको पता है ना एवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे होती है। सेम टेम्परेचर कहना जरूरी है, जरूरी है बॉइलिंग पॉइंट कहना, लेकिन हम अक्सर बॉइलिंग पॉइंट ही लेते हैं। पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 100 डिग्री पे कम होगी, पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 50 डिग्री पे ज्यादा होगी। अगर 50 डिग्री पे आपने इसको वेपोरेट कराना है तो आपको ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहां बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस से ही बात करेंगे फिलहाल। 1 kg लिक्विड,
हमें क्या करना है, इस पे हीट ऐड करूंगा, क्या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो क्या बन जाएगा, रहेगा तो 1 kg, लेकिन क्या बन जाएगा, गैस, 1 kg गैस एट सेम टेम्परेचर। ऑपोजिट है, 1 kg ये जाके माइनस हो जाएगा तो वो बन जाएगा, इसको ऑपोजिट करेंगे, 1 kg गैस माइनस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो 1 kg लिक्विड बन जाएगा एट सेम टेम्परेचर। डालेंगे तो गैस बन जाएगा, निकालेंगे तो पानी या लिक्विड बन जाएगा, पानी नहीं कहना चाहिए, लिक्विड बन जाएगा। यहां पे बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, और यहां पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है। लिखिए प्लीज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड, एक मिनट, amount of heat required per unit mass of a liquid, amount of heat required per unit mass of the liquid, amount of heat required per unit mass of a liquid to turn into gas at a constant temperature। निशान पहले ये करना, the amount of heat required per unit mass of a liquid to turn into gas at a constant temperature। So आज तो डेफिनेशंस थी और ये आपको आती थी, आई थिंक सो आती थी, नहीं आती थी तो रिवाइज करा दी मैंने आपको। हाँ जी, सॉलिड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसकी हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ भाई बेटा आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसको बुलाओ जरा। हाँ जी, हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर एनर्जी, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ये पढ़ा आपने। लेटेंट हीट ऐसी होती है जो कि बॉन्ड को ब्रेक करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेंज करती है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 किस्म की लेटेंट हीट होती है, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, इसको फिनिश कर दो ना।